हेलो बच्चों, माई सेल्फ उमेश प्रताप। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, माई सेल्फ उमेश प्रताप। आपको मेरे यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर क्लास 9 फिजिक्स की बात करेंगे। क्लास 9 में फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर अपना है क्या है? मोशन। तो ये स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। क्या बात होती है मोशन हमारे पास? हम मोशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं बेटा। मोशन, तो मोशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मोशन हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मोशन। तो मोशन में पहले पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि मोशन कहाँ पे आता है, यानी फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है। हमारे फिजिक्स में किस ब्रांच में हम मोशन पढ़ेंगे? तो हम फिजिक्स के मोशन किस ब्रांच में पढ़ेंगे बेटा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वाले ब्रांच में हम मोशन को स्टडी करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लास 9 में मैकेनिक्स के 2 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट? 2 पार्ट दिए गए हैं कि यानी जो हमें क्लास 9 में दिया वो पूरा मैकेनिक्स ही पार्ट दिया, लेकिन एक्चुअली हम मैकेनिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक को बात करते हैं काइनेमेटिक्स, एक बात करते हैं डायनेमिक्स। अभी पहला चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स होगा और दूसरा चैप्टर हमारा डायनेमिक्स होगा। ओके, मैकेनिक्स हमारी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो सकती है, बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास 9 के स्टैंडर्ड पर। तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। छोटा डायनेमिक्स। एक काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक्स। इस 2 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं अपने फिजिक्स के क्लास 9 में मैकेनिक्स को। सबसे पहले हम डील करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो ये काइनेमेटिक्स के बारे में हम जानते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं यहाँ से। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स देखिए, the branch of physics, branch of mechanics deal here, okay, branch of mechanics dealing with the study of motion the study of motion of particle without taking into account the force, without taking into account
द फोर्स, फोर्स ये हम इसे कह सकते हैं बेटा सीधा सा। और दूसरी एग्जांपल, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ फोर्स या विदाउट कॉज, क्या कह सकते हैं बेटा, स्टडी ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। यानी अगर हम इस हमारी दूसरी डिफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, अगर हम कहीं पे मोशन की स्टडी कर रहे हैं विदाउट कॉज तो हम उससे क्या बोल देंगे, ये मेरा काइनेमैटिक्स है। आइए हम अपनी डायनेमिक्स की ओर बढ़ते हैं। हम डायनेमिक्स क्या होता है बेटा हमारे पास, डायनेमिक्स किसे कहेंगे बेटा, यहाँ देखिए डायनेमिक्स क्या होता है, तो हम यहाँ कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज, यहाँ पे विदाउट कॉज था, हम यहाँ पे विथ कॉज, यानी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। विथ कॉज का मतलब बेटा हम यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन करेंगे तो ये देखेंगे बॉडी मोशन में किसकी वजह से है, ड्यू टू, यानी हमने किसी बॉडी पे मोशन किया है तो मोशन पे किस वजह से है, वहां पे फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स कहाँ से उसको मिल रहा है, और किस वजह से वो मोशन में है, इसकी स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स। तो सबसे पहले चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे मोशन के बारे में, तो मोशन के बारे में यानी काइनेमैटिक्स के बारे में। हमने यहाँ पे काइनेमैटिक्स के बारे में लिख रखा है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फोर्स, अकाउंट ऑफ द फोर्स या स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। कॉज का मतलब विदाउट, यानी हम ये नहीं, हमें उस पार्टिकल की बस मोशन की स्टडी करना है, मोशन की स्टडी में हमें ये नहीं सोचना है वो पार्टिकल मोशन में आया कहाँ से है, उसके बारे में हमें वहाँ पे थिंकिंग नहीं करनी है, उसके बारे में स्टडी नहीं करनी है। जब हमें उसके बारे में स्टडी नहीं करनी है तो ये पार्ट क्या कहलाता है हमारे लिए बेटा, ये पार्ट हमारा काइनेमैटिक्स कहलाता है। एक काइनेमैटिक्स में हम आगे बात करते हैं क्योंकि हमें काइनेमैटिक्स में ही पढ़ना है। तो काइनेमैटिक्स सबसे पहली बात होती है हमारे पास मोशन में दो बातें, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। एक पार्ट होता है हमारे पास रेस्ट, एक होता है मोशन। इस चैप्टर का ही नाम है मोशन, तो मोशन और रेस्ट दो पार्ट हो गए हैं हमारे पास। तो ये दोनों पार्ट को हम पहले ही बात ये बता रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी चीज को हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पर है, या एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि ये मोशन पे है। तो ये रेस्ट की डिफिनेशन लिखते हैं और फिर मोशन की डिफिनेशन लिखते हैं बेटा। रेस्ट, when position of particle does not change with time, with respect to time, with respect to time, with respect to observer। ये बात मैंने बोली है बेटा, जब हम पार्टिकल की मोशन की बात करेंगे तो पार्टिकल में मोशन की बात तब करेंगे जब ये कहेंगे कि पार्टिकल क्या है बेटा, रेस्ट पर है। और रेस्ट पे उस कंडीशन की बात कहेंगे बेटा हम, जब हम ये बोलेंगे, हम रेस्ट की बात कब करेंगे, जब पार्टिकल क्या हो बेटा, रेस्ट पर हो।
रेस्ट का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलरली यानी जो ऑब्जर्वर हो, जो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो पार्टिकल रेस्ट पर है कि मोशन है, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। और जब उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे उसके रिस्पेक्ट में बेटा कि वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट पर है। तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट पर तब होगा जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी कोई पोजीशन नहीं चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वहां पे वो पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा तब ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा रेस्ट। आइए मोशन की बात करते हैं। मोशन, when position of particle changes with respect to observer with respect to time। टाइम के साथ ऑब्जर्वर के, यानी कोई ऑब्जर्वर है, वो टाइम है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मोशन पे। एक बात और यहाँ पे नोट डालने वाली बात है, ये नोट करके हम लिख लेते हैं। नोट में बात क्या है बेटा, नोट में बात ये है, रेस्ट मोशन both are relative terms। यानी हम रेस्ट की बात करें या मोशन की बात करें, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात होगी, रिलेट करके ही बात की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा मेरा एक भाई है। अब आपका भाई है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आपसे छोटा है कि बड़ा है। और छोटा है भी तो किस रिस्पेक्ट में, आपसे एज के रिस्पेक्ट में छोटा है या आपसे हाइट में छोटा है। तो यहाँ पे बात कर रही है कंपैरिजन की, और आपको ऑब्जर्वर मान लिया गया, आपसे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात की समझ में बेटा, रिलेटिव टर्म्स, रिलेट करके ही हम बात कर पाएंगे, यानी मोशन और रेस्ट को किसी एक से रिलेट करके ही बात कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं हम, बात ये कह सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। तो हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ना कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, ना यहाँ कोई एब्सोल्यूट मोशन पर है। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी बॉडी को ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पर है और ये मोशन पर है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देन आफ्टर बात कर पाएंगे, छोटे एग्जांपल से ही बात कर पाएंगे। छोटा एग्जांपल लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं बेटा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है। एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ बैठा है। ओके बेटा, इसको हमने ए नाम दिया, एक बी, बाहर एक पर्सन सी है हमारा। ओके, गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ क्या रही है, गाड़ी आगे चल रही है वी वेलोसिटी से। तो अब हम यहाँ ये कह रहे हैं बेटा कि ए, यहाँ पे जो ए बॉय ए है, ए मूव, ए मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, ए इज ए इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। ए यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में मोशन पे है, बट बी इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए।
A in a motion with respect to C, but B is rest in respect to A। या हम ये कह सकते हैं बेटा A इज, या हम ये कह सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, A इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू B। तो A B के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अब देखिए बात कैसे करते हैं। मान लेते हैं कार चल रही है, बाहर एक आदमी है, बाहर आदमी है तो उसके रिस्पेक्ट में इनकी तो पोजीशन चेंज हो रही है, A और B दोनों की, इसीलिए A B के रिस्पेक्ट में क्या हुआ बेटा, मोशन पे हुआ। बट A की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू B कभी चेंज ही नहीं हो रही है। जब वो इसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कह देंगे, B के रिस्पेक्ट में A, B के रिस्पेक्ट में A रेस्ट पर है और C के रिस्पेक्ट में A क्या है, मोशन पे है। ऐसे ये भी कह सकते हैं सर C मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, A के। सर C मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, B के। बट B रेस्ट पर है, किसके रिस्पेक्ट में, A के। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई बेटा कि कोई बॉडी रेस्ट या मोशन पे होगी तो ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशंस की। टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, तो आइए देखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला हमारे पास होता है एक रैंडम मोशन। पहला क्या लिखते हैं बेटा, रैंडम मोशन। ये हो गया हमारा रैंडम मोशन। सेकेंड पार्ट, सेकेंड हम लिखते हैं बेटा हमारे पास ट्रांसलेशनरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन ना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और लास्ट हमारे पास है बेटा ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या इसका ही नाम हमें और भी कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मोशन यहाँ पे हमने दो बात कर ली। एक बात कर ली बेटा ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास चार तरह के मोशंस होते हैं, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे पास इतने टाइप के मोशंस यहाँ पे हैं। तो आइए हम इनके डिटेल्स में बात करते हैं। तब इनको डिटेल्स में बात करेंगे बेटा आइए इनको डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में हमारे पास पहला क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, आइए रैंडम मोशन को डिफाइन करते हैं बेटा। रैंडम मोशन क्या होता है बेटा, द पार्टिकल मूव रैंडमली, द पार्टिकल मूव रैंडमली बेटा, द particle move randomly इसका मतलब they do not move along a definite direction, a definite path, they
did not move along a definite path। यानी कोई इसका कोई पाथ फिक्स नहीं होता बेटा। आपने देखा होगा कि कभी अगरबत्ती जलती है तो उससे जब स्मोक निकलता है तो स्मोक देखिए रैंडमली मोशन करता रहता है। या आप कहीं अंधेरे कमरे में बैठे हो और कभी वहां से एक रे आ रही हो, लाइट की रे आ रही हो, वहां पे देखेंगे तो पार्टिकल रैंडमली मोशन करते रहते हैं। वहां पे भी पार्टिकल का कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होता, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। यही क्या होता है हमारा, बस रैंडम मोशन। अब बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। हमारा फर्स्ट था, अब सेकेंड हमारे पास है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को एक नाम और देते हैं हम लोग, कल्वीलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन या कल्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो इनके हम दोनों नाम लिख देते हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर मोशन। हम इनको तीन नाम से जानते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन बोलो, रेक्टिलिनियर मोशन बोलो या कर्वलिनियर मोशन बोलो, या आप इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मतलब होता है एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो एवरी पार्टिकल, क्या लिखेंगे बेटा, एवरी पार्टिकल of body has the same displacement translational motion can be along a straight line, or along a curve path। ये सारे के सारे पार्टिकल जो हो बेटा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करे। यानी उन सब पार्टिकलों का, जो भी जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो बेटा, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। यानी सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो इस तरह का मोशन होता है हमारा ट्रांसलेशनरी मोशंस। क्या ट्रांसलेशनल मोशंस कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। अब बात आती है थर्ड, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या नाम देते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इफ द पार्टिकल of body revolve in a circle about the same axis,
same axis is called rotational motion, is called rotational motion। ओके बेटा, आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन के आप एक एग्जांपल लेना हो तो बेटा एग्जांपल लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन में। एग्जांपल कुछ, मोशन ऑफ फैन सबसे अच्छा एग्जांपल है, मोशन ऑफ फैन पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, मैरी गो अराउंड, गो राउंड, आपने बचपन में बहुत खेला होगा इसको। और तीसरा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आइए हम बात करते हैं अपने फोर्थ, हमारे पास फोर्थ में है ऑसिलेटरी, या हम बोल सकते हैं बेटा इसे वाइब्रेशनल या वाइब्रेटरी मोशन। आइए इसके बारे में डिफाइन करते हैं बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, एंड फ्रो मोशन यानी एक किसी पॉइंट के अलोंग आप उसके अलोंग मूव करते रहिए, उसी के अलोंग आगे पीछे घूमते रहिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रोटेशनल मोशन कहलाएगा, रोटरी मोशन। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, देखिए घड़ी के पेंडुलम एक, अगर वो बीच के पॉइंट को मान लेते मीन पॉइंट, उसी के अलोंग वो क्या करता है, उसी पॉइंट के अलोंग आगे पीछे घूमता रहता है, यानी उसके लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशंस। हम इसे बहुत बोलते हैं अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट a fixed point is called oscillatory motion। ओके बेटा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ये हमने बात कर ली बेटा। आइए हम बात करते हैं, हम अपने मोशंस के बारे में बात कर लिया हमने। मोशन के बारे में बात करने के बाद आइए हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहला टर्म है डिस्टेंस। क्या टर्म है बेटा, डिस्टेंस। हमारे स्टार्टिंग में डिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, आइए डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के। और आपको पता होना चाहिए बेटा, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस होता क्या है, तो हम डिस्टेंस को बात करते हैं द एक्चुअल पाथ। मान लेते हैं बेटा एक बॉडी है, ए से बी जा रही है, ए से बी, ये बॉडी ए से बी गई इस पाथ से, तो इस बॉडी ने ए से बी तक जाने में जो एक्चुअल पाथ कवर किया, टोटल पाथ लेंथ, उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस बेटा। The total path length covered by moving total path length covered by moving
ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पार्टिकल इज called distance, is called distance ओके बेटा। या हम इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या आप पार्टिकल की बात कह सकते हो बेटा। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो अगर कोई पार्टिकल ये बोला जाए कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का मतलब है कोई पार्टिकल एक्चुअली कितनी लेंथ कवर कर रहा है, कितनी लेंथ में वो चला है, वही लेंथ उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। आइए कुछ डिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में पहली बात, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है हमारे पास बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सेकेंड बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। सेकेंड बात करते हैं इसकी यूनिट की बेटा, यूनिट, इट्स यूनिट its unit is मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, या आप इसको स्मॉल m से दिखा सकते हैं, मीटर। थर्ड बात बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। तो सर डिस्टेंस हो क्या सकती है, सर डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस में बी जीरो और पॉजिटिव, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। सॉरी, पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, बट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन 9th के एग्जाम में बनते हैं बेटा। ये हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस क्या हमारा नेगेटिव बन सकता है, तो डिस्टेंस कभी हमारा नेगेटिव नहीं बनता बेटा। आइए बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट की। क्या बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है। अब हमने कहा कि बेटा हमारे पास एक पॉइंट है ए और बी, एक पॉइंट ए बी, हम ऐसे गए ए से बी, तो यहाँ से ए से बी जाने में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही पाथ हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस में क्या था बेटा, एक्चुअल पाथ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस cover by moving ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हैं बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय मूविंग
ऑब्जेक्ट, यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही को हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और कुछ कह सकते हैं? हाँ बेटा, और भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और भी इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को क्या नाम देंगे बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट। ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसी को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमें क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का बेटा। अगर मैंने बोला एक्स एफ माइनस एक्स आई, यहाँ एक्स एफ क्या है, फाइनल पोजीशन, क्या बेटा, फाइनल पोजीशन, और एक्स आई क्या है हमारे पास बेटा, इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन ये है बेटा, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ओके, एक पार्टिकल यहां से घूमकर यहां आता है। ओके, ये डिस्टेंस उसकी 1 मीटर थी और ये उसकी 5 मीटर थी। ये x है और ये हमारा y है, वो x है बेटा और ये हमारा y है। अब बात ये होती है कि इस पार्टिकल का हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, अब इस पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट है ये बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करना जब करते हैं ए और बी की, तो हम पहले इनकी पोजीशन देखेंगे। तो फाइनल पोजीशन एक्स बी है, फाइनल पोजीशन कितना है बेटा, 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन कितना है बेटा सर, 1 मीटर। क्यों, हम इसकी जो कंपेयरिंग है जिसको मेजर करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। ओरिजिन से ए की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, और बी की कितनी है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है हमारे पास सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन बी पर है और इनिशियल ए पर है, तो 5 मीटर माइनस 1 मीटर कितना आ जाएगा बेटा, 4 मीटर। ओके, आइए इसके कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन में बेटा आपको मैं ये रिलेट करना चाह रहा था कि हम इस तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कहीं पे अगर हमें दिया हो तो इनिशियली क्या पार्टिकल हमेशा इनिशियली उसकी जीरो थोड़ी मानेंगे कि इनिशियली वो जीरो से स्टार्ट हुआ है। कभी हमने रेफरेंस किसी पॉइंट को मान रखा है, उस रेफरेंस पॉइंट से उसकी इनिशियल डिस्टेंस कुछ दी होगी, फाइनल डिस्टेंस कुछ दी होगी, लेकिन दोनों बात कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं बेटा, हम उस रेफरेंस पॉइंट से। ओके, उस रेफरेंस पॉइंट से तभी वो डिस्टेंस निकलेगा। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला कि मैंने रेफरेंस पॉइंट ए ओ माना है, ये ओ से ए की डिस्टेंस है, मैंने बोला एक्स आई, और पार्टिकल ए से बी गया, पर हमें ए से बी की डिस्टेंस नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि बी से ए से जब बी गया है तो उसके उस रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स एफ। तब हमारा जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डी ए बी, तब लिखेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, फिर हम कल बात करेंगे उसके आगे की बातें बेटा। ओके, आज एक क्वेश्चन और करते हैं अपने इसके पे, और नेक्स्ट बातें अगले नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे बेटा हम। आइए, ये एक सर्कल है बेटा, क्या है, एक सर्कल।
और ये सर्कल को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया बेटा, सर्कल को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये उसका हो गया सेंटर ओ, ये डिस्टेंस हो गई इसकी रेडियस। रेडियस कितनी दी है हमें बेटा? 21 मीटर। ये ए है, ये बी है। पार्टिकल मूव फ्रॉम, क्वेश्चन क्या है बेटा हमें दिया है? पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें फाइंड क्या क्या करना है बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें फाइंड करना है बेटा यहाँ से। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इक्वल टू होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ कितना दिया है बेटा? सर टोटल लेंथ यहाँ पे दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या दिया बेटा? सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। क्यों बेटा? हम हाफ सर्कल पे ही मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ सर्कल के लिए? सर 1/2 इंटू 2 पाई आर, यहाँ से 2 से 2 कट गया बेटा। आर की वैल्यू हमें कितनी दी है? सर 21 मीटर। क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7, मान लेते हैं हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 इंटू 21। इससे ये कट गया 3 टाइम्स में, कितना है बेटा? 66 मीटर। हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 66 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर हम शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करें तो ए बी क्या है मेरा बेटा? डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। अब ये डायमीटर है बेटा, डायमीटर की लेंथ कितनी दी गई है? सर 2 टाइम्स रेडियस। 2 टाइम्स रेडियस का मतलब 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आया बेटा? डिस्टेंस हमारे पास आया है 42 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 42 मीटर, डिस्टेंस 66 मीटर। आइए हम आप बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो बेसिक बातें हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसकी बात कर लेते हैं, बेसिक बात है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट है पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्योंकि डायरेक्शन पता चला ना बेटा, इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या निकालनी है? इनिशियल टू फाइनल। इसकी डिस्टेंस क्या फाइंड करनी है? इनिशियल टू फाइनल। दूसरी बात, इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। ये तीनों चीजें हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक बात और बेटा,
यहाँ से एक बात नोट की हमारे पास और है, नोट में क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट is always displacement is always and displacement less than equal to, always नहीं बेटा, less than or equal to, the displacement is less than or equal to distance। यहाँ से एक तरह से आपको बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है बेटा, तो लिख देते हैं यहाँ से हम डिस्टेंस is greater than equal to displacement, distance is greater than equal to displacement। तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन अच्छा ये बात है बेटा, यहाँ पे ही बात कर लेते हैं पहले, तब अब आगे वहाँ पे एक छोटा सा और ये बात याद रखिएगा कि हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये रहेगा कि डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। आइए एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इसका में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन से हम रिलेट करके बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमारे पास, सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं क्या करूं बेटा, बोथ साइड डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं, जैसे बोथ साइड हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट greater than equal to displacement by displacement। बेटा अगर हमने किसी भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी में बोथ साइड सेम चीज से डिवाइड किया और वो पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी की बात है, पॉजिटिव है, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होता और ये मैथमेटिकली करेक्ट होता है, और ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। अब यहां से एक बात आ गई, जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ भी डिस्टेंस इज या अब इसी को, इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हो बेटा, सर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1। ये या अगर डिस्टेंस ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है बेटा तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और ये क्वेश्चन 9th क्लास में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, क्लास 9 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये बात हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन की भी बात कर ली और कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके, नमस्कार। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जुड़े रहिए। आपको क्लास 9 के पूरे डाउट सॉल्व कराएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, साथ साथ आपके क्लास 9 के रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका भी सिलेबस यहीं पे हम अपने साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।